साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली कड़ी परीक्षा तब हुई जब भाषा पर आधारित राज्यों का गठन हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि भूगोल, जातीयता, संस्कृति आदि के आधार पर हुआ, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा थी कि यहाँ की भाषा नीति। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। आज़ादी के बाद के अधिकांश समय में हिंदी को गैर हिंदी क्षेत्रों पे थोपे जाने की कोशिश नहीं की गई। केंद्र और राज्य के रिश्ते, केंद्र और राज्य के बीच के रिश्तों के पुनर्गठन से हमारी संघीय व्यवस्था को और बल मिला है। आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उन दिनों भारत में कांग्रेस की मोनोपोली चलती थी। इन दिनों में केंद्र सरकार अक्सर राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना करती थी। राज्य सरकार द्वारा जरा सी भी स्वाग्रहिता दिखाने पर कई राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। 1989 के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर चला। उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की स्वायत्तता के समान और सत्ता की साझेदारी की नई परिपाटी शुरू हुई। ऐसा कहा जा सकता है कि अब भारत में संघीय व्यवस्था कहीं अधिक प्रबल हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। जब एक दल केंद्र में सरकार थी तो राज्य सरकारों के अधिकारों का क्या करती थी? तो अवहेलना। तो अगर यदि आप ध्यान से पैरा को सुने होंगे तो आंसर को सॉल्व करने में, आंसर देने में सहायता मिलेगी। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा क्या थी? तो भाषा नीति। आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र सरकार और अधिकांश राज्यों में कितने दलों की सरकार चली? तो एक। तो पूरे देश पर एक ही पार्टी का यानी सरकार रहती थी, जो कांग्रेस थी। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली कड़ी की परीक्षा कब हुई? भाषावार राज्यों के गठन के समय। हिंदी को किस तरह की भाषा के रूप में मान्यता मिली? आधिकारिक भाषा। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है? तो रतन। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? तो वसुंधरा। उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो भाग्यवाद का। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा है। तो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो
रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, यानी पसंद का कार्य। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, तो विधागत विविधता होना, तो विविधता होनी चाहिए पाठों में। जिससे सीखने में बच्चों के समृद्धता आए। पाठ्यपुस्तक के आधार पर आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहलाते? पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 का तत्सम रूप है, तो 11 तद्भव है, तो एकादश उसका तत्सम रूप है, क्योंकि तत्सम संस्कृत रूप होता है एकादश। तो त्रुटिपूर्ण है कुछ वाक्य खंड में या त्रुटि रहित है, इसको हमें देख के बताना है। तो गर्मी की छुट्टियों में वह पहाड़ में चढ़ने गया, कोई त्रुटि नहीं। तो गर्मी की छुट्टियों में वह पहाड़ पर चढ़ने गया, तो यहाँ जो है पर होना चाहिए। आपका मित्र जिसे आप भेजे थे मुझसे मिला था, कोई त्रुटि नहीं। तो आपका मित्र यानी आपका मित्र कौन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मित्र जिसे आपने भेजा थे, नहीं भेजा था, परसर संबंधी त्रुटि हो जाएगी। मुझसे मिला, आपका मित्र जिसे आपने भेजा था मुझसे मिला था। कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं तो अपूर्ण वर्तमान। अकर्मक क्रिया बतानी है तो श्याम हंसता है, तो अकर्मक क्रिया है ये, क्योंकि इसमें जो है क्या श्याम कैसे हंसता है, क्यों हंसता है, इन सब का प्रश्न का आंसर नहीं, सिर्फ श्याम हंसता है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं, बाकी छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये युग्म विशेषण है। सरल वाक्य का चयन करना है। यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, ये जो है सरल वाक्य है। बाकी आशा है कि तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। हम न घर के रहे न घाट के, संयुक्त। वह जो लड़का है छोटा है, तो संयुक्त हो जाए, तो सरल वाक्य। यहाँ का प्रबंध अतिमात्र त्रुटिपूर्ण है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है, तो ये जो है सरल है। मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आँखों से गिरना यानी अपमानित होना, तो आँखें बिछाना, आदर सत्कार करना। तो साथियों, ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का क्रम, जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।